दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं बाल विकास का बैच 2015 का पेपर। 2014 का पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये होती हैं शैले के अनुसार। बाकी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग बातें कही हैं। किसी ने 4 बताया है, किसी ने 8 बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो हम बात करें बेस्ट ऑप्शन की, तो हमारा सी रहेगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तीसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टैनले हॉल का है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और ये हर एक पेपर में आ जरूर जाता है। फोर्थ है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये थे थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? एसआर थ्योरी, उद्दीपन अंक्रिया सिद्धांत। एसआर थ्योरी भी ये पूछा जाता है, एसआर थ्योरी किसने दी थी, या इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। तो मध्यमान, मध्यांक और बहुलक तीनों हैं। आंसर हो जाएगा प्रसार। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता। तो अस्थिरता होगा इसका आंसर, क्योंकि किशोरावस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों तेजी से होते हैं। इसके बाद ही परिपक्वावस्था आती है। सातवां है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पोषण, लिंगभेद, संस्कृति, तनाव। तो पोषण, लिंगभेद, संस्कृति ये तीनों प्रभावित करते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा तनाव। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार, अधिगम। तो ये सीधे सीधे परिभाषा है किसकी? अधिगम की। 9वां क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है प्रसरण, माध्यिका, माध्य या बहुलक। तो इसका आंसर होगा माध्य, जिसे हम मध्यमान भी कहते हैं। मध्यमान या एवरेज भी इसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोरावस्था में स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल हो जाती है। 11वां क्वेश्चन है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है आपका वुडवर्थ का। 12वां क्वेश्चन है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? सीएटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। और इसका जो है इसकी खोज किसने की थी? ये थे लियो बेलक। कौन थे? लियो बेलक। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 से 11 वर्ष। 13वां क्वेश्चन है, संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो क्रोध और भय और प्रेम ये तीनों संवेग के प्रकार होते हैं, बचा कौन? ध्यान। और ये तीनों किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये शैशवावस्था में पाए जाते हैं यही तीनों। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है 140 से अधिक। 15वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो इन्होंने 4 स्थितियां बताई थी। 16वां क्वेश्चन, बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र। बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA क्या होता है? मानसिक आयु। CA क्या होता है? वास्तविक आयु। क्या ऊपर रहेगा क्या नीचे रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और आप गलत करके चले आते हैं। MA को हम माँ पढ़ सकते हैं और माँ का दर्जा सदैव ऊपर होता है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। 17वां है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? सृजनात्मकता बहुत ही टफ टर्म लग रहा है, इस टर्म की आप इंग्लिश देख लीजिए। ये होता है क्रिएटिविटी। आप अगर जो बात करें आपको इसके ऊपर लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छे से इसको डिफाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी टर्म हो उसकी इंग्लिश जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ही आसानी हो सकती है। तो सृजनात्मकता से क्या आशय होता है, इसको कैसे लिखेंगे हम? तो इसको हम लिखेंगे, इसमें एक परिभाषा लिख देंगे। कौन सी परिभाषा रहेगी वो? क्रो एंड क्रो के अनुसार। इनकी इजी परिभाषा है,
इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये सभी परिभाषाएं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको नीचे दी गई टेलीग्राम की लिंक पर जाना होगा और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व की परिभाषा सबसे इजी परिभाषा है आपकी वैलेंटाइन के द्वारा। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? वैलेंटाइन ने एक परिभाषा दी थी और क्या कहा था उन्होंने कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। 19वां क्वेश्चन है, रोर्सा परीक्षण को विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो वैज्ञानिक का नाम था हरमन रोर्सा। उन्हीं के नाम पे भी इस परीक्षण को रोर्सा परीक्षण कहा गया है। हरमन रोर्सा ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आरंभ किया था। 20वां है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 से 3 पॉइंट लिख देंगे। तो इसके लिखने के लिए क्या करेंगे आप? मध्यमान का उपयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। स्थितियां क्या बताएंगे आप? एक स्थिति बता सकते हैं कि जब वितरण के प्रत्येक अंकों को महत्व देना हो, या जो वितरण होता है अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो उसके, या क्या हो सकता है अत्यधिक शुद्ध और विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना करनी हो, बहुलांक की गणना करनी हो, ये सब इसके उपयोग हो सकते हैं। तो आप 2 से 3 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। 21वां क्वेश्चन है, मध्यांक की कोई परिभाषा लिखिए। तो मध्यांक क्या होता है? मध्यांक बोलते हैं हम मीडियन को। इधर देख लेते हैं, मध्यांक मध्य अंक, तो यही होता है हमारा मीडियन अर्थात माध्यिका, यह सब एक ही हैं। तो इनकी परिभाषा एच.ई. गैरेट के अनुसार सबसे इजी है। एच.ई. गैरेट ने क्या कहा था? जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हों तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। इस प्रकार से आप इनकी एक परिभाषा लिख देंगे। फिर देखते हैं 22वां क्वेश्चन, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो इसको हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ऐसे बना लेंगे और इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही इस अक्ष में भी करेंगे हम। तो आपका ये वाला हो जाएगा प्रयास या अभ्यास, प्रयास या अभ्यास, और ये हो जाएगा अधिगम की मात्रा, और ये आपका हो जाएगा सीखने में उन्नति होना। इस प्रकार से ये ग्राफ आप बना देंगे। 23वां है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की वृद्धि जो है किशोरावस्था के बाद रुक जाती है। किशोरावस्था तक तो वृद्धि होती रहती है, के बाद वृद्धि रुक जाती है। 24वां है, टीएटी का संबंध किससे है? तो टीएटी क्या है? ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है जिसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मरे और मार्गन ने। 25वां क्वेश्चन, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो स्मृति का मुख्य कार्य होता है, एक आपका होता है अचेतन मन, दूसरा होता है चेतन मन। तो स्मृति का कार्य क्या होता है? अचेतन मन में जो एकत्रित हमारा जो ज्ञान है उसको चेतन मन में लाना ही स्मृति है। स्मृति की इंग्लिश क्या होती है? मेमोरी। क्या होती? मेमोरी। इस प्रकार से स्मृति का मुख्य कार्य आपने जान लिया। फिर 26वां क्वेश्चन है, सक्रिय स्मृति से क्या आशय है? एक सक्रिय स्मृति होता है और एक होता है सक्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति। तो जो सक्रिय विस्मृति होती है और सक्रिय स्मृति होती है, इन दोनों को हम देखेंगे। सक्रिय विस्मृति जो होती है वो क्या होता है? जिसके माध्यम से हम जो हमारे अप्रिय अनुभव होते हैं उनको स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और सक्रिय स्मृति में क्या होता है? इसमें जो हमारे पूर्व में किए गए अधिगम होते हैं उनको स्मरण करना होता है। बस यही मुख्य अंतर होता है। बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर देना है कि स्मृति और विस्मृति में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, जल्दबाजी में गलत हो सकता है। 27वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? ये क्या होता है? इसकी इंग्लिश जान लेते हैं पहले हम। क्या होता है? मोटिवेशन। अब तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। 2-4 मोटिवेशनल स्पीच तो आप सुन ही डालते होंगे पेपर के पहले और जब भी आप हताश होते होंगे। तो मोटिवेशनल होती है इसकी इंग्लिश। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा में सबसे बेस्ट परिभाषा जो मुझे लगी और इजी लगी वो है आपकी गुड की।
उन्होंने कहा है अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। और अगर जो व्यवहारिक रूप में अभिप्रेरणा को समझें तो क्या होता है, कार्य को करने के लिए प्रेरित करने वाली अवस्था या प्रेरक, ये हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। तो जो हल थे, हल के अनुसार जो था, प्राणी की जो आवश्यकताएं हैं उसे क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। कौन? प्राणी की आवश्यकताएं। और जो कार्य व्यवहार प्राणी की आवश्यकताओं का काम करता है, प्राणी उस कार्य को सीख लेता है। तो यही जो है अधिगम का आधार होता है हल के अनुसार। फिर 29वां क्वेश्चन है सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की परिभाषा में वुडवर्थ के अनुसार, अगर हम वुडवर्थ की बात करें, इनकी परिभाषा इजी है और आसानी से याद कर सकते हैं इसको हम। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। क्या? नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। 30वां क्वेश्चन है बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो पहला आप लिख दीजिए स्वास्थ्य, और दूसरा, पहला हो गया स्वास्थ्य और दूसरा लिख दीजिए बुद्धि। ये दोनों जो हैं आपके भाषा विकास में अवरोधक रहते हैं। 31वां क्वेश्चन है बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अर्थात बाल विकास की क्या आवश्यकता है। तो पहली बात करें हम, पाठ्यक्रम निर्माण में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, किस हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाए, तो बाल विकास के माध्यम से हमें हेल्प मिल जाती है। फिर आती है बात शैक्षिक प्रशासन। तीसरे पॉइंट की बात करें तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी, जब तक हमें उनके बारे में नहीं पता होगा, हर चीज़ पता नहीं होगी, तब तक हम उनका सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। एक आपका ये हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें, समय सारणी। या हम कहें अनुशासन बनाए रखने के लिए भी जो है इसकी आवश्यकता होती है हमें। किस प्रकार से बच्चों पर हम अनुशासन बनाए रख सकते हैं। और पॉइंट की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नता। इसके बिना हम जो है क्लास के सभी बच्चों को सही से नहीं पहचान सकते हैं। तो ये व्यक्तिक भिन्नता पहचानने में हमारी बहुत मदद करता है। इस प्रकार से कई पॉइंट हैं, आप 3 से 4 पॉइंट लिख दीजिए। अगर हेडिंग में लिख रहे हैं पॉइंट वाइज 6 से 7 लिख दीजिए। 32वां क्वेश्चन है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था जो एज होती है, इसमें बच्चा शैशवावस्था से निकलता है और बाल्यावस्था में आता है, नया नया स्कूल जाने लगता है। सबसे पहला काम क्या होता है उसका, वह स्कूल जाता है इस बाल्यावस्था में। वहाँ वो उसके लिए बिल्कुल नया होता है, एकदम नया माहौल होता है। तो इसके लिए वो अचरज में रहता है। तो टीचर्स को क्या चाहिए कि कठोर बर्ताव ना करें उसके साथ, कठोर बर्ताव ना करें। और अब वह जो है जब नए माहौल में जाएगा तो संवेग उसके जो है उसके काबू में नहीं रहेंगे। थोड़ा अगर जो उसको दिक्कत होगी जो घर में उसे नहीं हो रही थी तो उसे समस्या आएगी। लेकिन क्या होता है जब उत्तर बाल्यावस्था आती है, जब बाल्यावस्था खत्म होने की ओर होती है, तो यही संवेग जो है उसके नियंत्रण में आने लगते हैं। ये भी बाल्यावस्था की ही विशेषता होती है, उसकी संवेगों की। और अगर जो कुछ पॉइंट पे बात करें हम, तो क्या होता है जो उत्तर अवस्था होती है उसमें भय और क्रोध पर वह नियंत्रण पा लेता है, अन्य भी संवेगों पर नियंत्रण पाने लगता है। भय और क्रोध पर नियंत्रण पाने लगता है। इस प्रकार से इसमें संवेगात्मक विकास होता है बाल्यावस्था में। 33वां क्वेश्चन है बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो सृजनात्मकता का विकास करना है तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो टीचर को सृजनात्मक कार्य करने होंगे जिससे बच्चा देख करके प्रेरित होगा और वह करेगा। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट कार्य की। प्रोजेक्ट कार्य से भी सृजनात्मक क्षमता का विकास किया जा सकता है। और पॉइंट लिखने होंगे अगर जो,
तो उसमें आप कर सकते हैं वाद विवाद। कोई टॉपिक ऐसा दे दिया जाए जिस पे बच्चे सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और हो सकता है कोई भी अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उस पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं वो, तो उसके लिए उनको पुनर्बलन की आवश्यकता होगी। मुक्त प्रश्न पूछने चाहिए जिसका उत्तर जो है हर एक बच्चा अलग अलग दे सके। ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि ताजमहल कहाँ है, तब सभी बच्चे बताएंगे कि आगरा में है। आप पूछिए कि ताजमहल कैसा है और उसके बारे में कुछ बताओ। ऐसे बच्चों से जब कहेंगे तो वो अलग अलग उत्तर देंगे, तो इस प्रकार से उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। फिर आते हैं 34वें क्वेश्चन पे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तो इनमें सबसे पहला पॉइंट आप लिख दीजिए, ये सामाजिक होते हैं। ये सामाजिक होते हैं। ये एक जो है कुशल वक्ता होते हैं। कुशल लेखक कौन होता है, वो जो अंतर्मुखी होते हैं, और ये कुशल वक्ता होते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये उत्साहवादी होते हैं। उत्साहवादी होते हैं। आशावादी होते हैं। ये जो है सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, ठीक है। और जैसे ये अनुकूलन बहुत जल्दी करते हैं, कहीं भी ये अनुकूल आसानी से हो सकते हैं, अनुकूलन की क्षमता होती है इनके अंतर्गत, ठीक है। यही कुछ इनकी विशेषताएं हैं। 35वां क्वेश्चन है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो है कहानी के माध्यम से। एक था राजा एक थी रानी, इस प्रकार की कहानियाँ बहुत बच्चों को सुनाई जाती हैं, किस लिए, कल्पना का विकास करने के लिए। और अभिनय करा करके, अभिनय करा करके भी जो है कल्पना का विकास हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, साहित्य में रुचि, उनकी जो है साहित्य में रुचि जगाई जाए। और कला, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चों का कल्पना शक्ति में विकास बढ़ाया जा सकता है, कल्पना शक्ति में विकास किया जा सकता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चों को ऐसी भी कल्पना नहीं करानी है कि वो जो है तनाव में आ जाएं, कुछ और सोचने लगें और बहुत ज़्यादा तनाव फील करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। 36वां है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप जितने पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है या मानसिक विकास पड़ता है, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, या स्वभाव पर हो सकता है, चरित्र पर हो सकता है, इन पर सब पर प्रभाव पड़ता है। जो उनके वंश में चल रहा होगा, जो उनके माता पिता में होगा, वैसा ही उनका शारीरिक विकास होगा, वैसा ही मानसिक विकास होगा, वैसा ही जो उनके समाज में हो रहा होगा, वैसा ही उनका सामाजिक विकास होगा, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। 37वां क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखने से क्या आशय है। ये आप लोग खुद करेंगे, इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है, अनुकरण द्वारा आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है, कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि की विशेषताएं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत से कुछ ना कुछ आता जरूर है। तो आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं। पहली विशेषता की बात करें तो परिस्थिति का होना अनिवार्य है। जब तक आपके सामने परिस्थिति नहीं होगी तब तक सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत काम नहीं करेगा। फिर ये एकाएक, जो सूझ होती है एकाएक होती है, तभी अंतर्दृष्टि कहा गया है, अचानक होती है। और समाधान के पहले जो होता है, जब तक समाधान नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति जो होता है शिथिल रहता है, निष्क्रिय रहता है और तनाव में रहता है। निष्क्रिय रहता है या तनाव में रहता है, कब, जब तक समाधान नहीं मिलता उसके पहले। और क्या होता है, इसमें प्रत्यक्षीकरण जो है आवश्यक होता है। जैसे बंदर ने, जो चिंपांजी था, उसने डंडा या जो बॉक्स, कई बातें कही जाती हैं, जो भी हो, अगर उसके सामने नहीं होता तो सूझ नहीं आती कि हम इस डंडे से या इस डिब्बे से केले को पा सकते हैं, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो इसकी विशेषताएं थी। 39 है, सीखने के पठार के क्या कारण हैं। जब सीखने में ठहराव हो जाता है, उसी को सीखने के पठार कहते हैं। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं उसके कारण। एक तो कार्यों की जटिलता, कार्यों की जटिलता,
हमने आसान कार्य से स्टार्ट किया, लेकिन जब वह धीरे धीरे कठिन होने लगता है तो हमारा भी मन उसको ना करने के लिए करने लगता है, तो उस हिसाब से उसमें पठार बन जाता है और हम उसको एक स्थिर स्थिति पर लाकर छोड़ देते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? प्रेरणा में कमी। इसके लिए मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपके टीचर्स ने जो है प्रेरणा देना बंद कर दिया, तब भी स्थिरता आ सकती है और सीखने का पठार बन सकता है। अनुचित विधि, आप कोई गलत विधि का प्रयोग कर रहे हो, ये भी एक जो है कारण है सीखने के पठार बनने के। चौथा रीजन हम दे सकते हैं शारीरिक सीमा। रायबर्न मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो है सबका अपनी अपनी शारीरिक सीमा होती है, किसी किसी की कुछ हद तक, किसी की कुछ हद तक। तो जब उस सीमा तक पहुंच जाता है आदमी, उसके बाद जो है उसके सीखने के पठार बनने लगते हैं। इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हैं, आप इससे लिख सकते हैं। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से हो सकते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य या रुचि। रुचि नहीं होगी तब भी आप स्मृति नहीं कर सकेंगे। जो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होती है उसके पार्ट आप आसानी से याद कर सकते हैं और जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन जिसमें नहीं रुचि होती है उसको आप रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, लेकिन नहीं याद होता है। तीसरा कारण है अभ्यास। अभ्यास करने से भी, अब ABCD इतना अभ्यास की है कि आपकी ज़बान पे ऐसे ही रट गई है। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य। और एक और लिख सकते हैं इसमें, इच्छा शक्ति। ये तो बहुत अधिक निर्भर करती है, विल पावर आपकी हर चीज़ के लिए बहुत अधिक निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हैं, आप लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर सकते हैं चैनल और नोट्स पा सकते हैं।